हमसे पूछा गया कि भैया जी आप एक टेंस पे वीडियो बनाइए ना। टेंस पे टेंस बहुत टेंस देता है समझे, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे टेंस। स्पोकन पढ़ा रहे हैं, अभी कोई ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं जो आप बोलेंगे कि ग्रामर का रूल्स बताइए ये वो। अभी सिर्फ आप लोगों को टेंस पढ़ा रहे हैं और टेंस में आप लोगों को किस तरह से स्पोकन में यूज़ करते हैं टेंस का वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज हम आपको कौन सा टेंस सिखा रहे हैं? सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस सिखा रहे हैं। वार्तालाप में सबसे ज़्यादा स्पोकन में यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस का। वार्तालाप और लेखन में सबसे अधिक प्रयोग प्रेजेंट टेंस के वाक्यों का ही होता है और उनमें भी सर्वाधिक उपयोग पहले दो उपवर्गों के वाक्यों का। आज हम वर्तमान काल के चारों उपवर्गों के सामान्य नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का अभ्यास करेंगे। आज जो है हम लोग प्रेजेंट टेंस को पूरा पढ़ेंगे स्पोकन के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्पोकन के हिसाब से कि कितना यूज़ करना है प्रेजेंट टेंस का स्पोकन में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस ये भी इसको कहते हैं। कई ग्रामर में आपको लिखा होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये वाक्य निश्चित रूप से कार्य की स्थिति के बारे में नहीं बतलाते हैं। ये वाक्य निश्चित रूप से कार्य की स्थिति के बारे में नहीं बतलाते हैं। इस प्रकार हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते है अथवा ती है लगा होता है। तो अंग्रेजी के इस प्रकार के सामान्य वाक्यों में किसी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्यों में तो है अथवा हूँ सहायक क्रिया लगती है, परंतु अंग्रेजी के इस उपवर्ग के वाक्यों में इज एम या आर नहीं लगाया जाता। एक चीज़ याद रखना यहाँ पे कि इज एम आर भूल से भी मत लगाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। या सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज़ मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। ओके, गड़बड़ा जाएगा मामला अगर इज एम आर लगा दिए तो। इसलिए याद रखिएगा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना उसमें मत लगाइएगा इज एम आर। कर्ता के एक वचन होने पे तो मुख्य वर्ब के आगे एस अथवा ई एस जोड़कर लगाते हैं। एक वचन का मतलब सिंगुलर होगा तो एस या ई एस लगाएंगे, परंतु अगर प्लूरल होगा बहुवचन कर्ता होने पे मुख्य वर्ब में कुछ भी नहीं जोड़ा जाता है। अगर सिंगुलर है ना तो उसमें एस ई एस जोड़ेंगे, लेकिन प्लूरल में नहीं जोड़ेंगे कुछ भी। डू और गो जैसे वर्बों में जिसका अंत अक्षर ओ होता है उसमें ई एस जोड़ा जाता है, जबकि अन्य सभी क्रियावाचक शब्दों के साथ एस जोड़ते हैं। और एक चीज़ देख लीजिएगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। एक मिनट, गलती हो गया, पेज पलट गया। कि सिंगुलर है कि प्लूरल है ये थोड़ा चेक करिएगा, तभी जाके उसमें एस या ई एस लगाइएगा, ऐसे मत लगा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे है मैं जाता हूँ, तो आई क्या है? आई क्या है? सिंगुलर है, नहीं है ना सिंगुलर, तो उसमें गो लगाइएगा। राम जाता है, इसमें ई एस लगेगा, राम गोस, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर है। थर्ड पर्सन भी है ना, ये थर्ड पर्सन में आता है सिंगुलर में, तो उसमें ई एस या एस लगता है। तो राम गोस, राम जाता है। आप जाते हो, यू गो। वह जाता है, ही गोस। यहाँ पे पूछिएगा कि ई एस क्यों लगा, इसलिए यहाँ पे ई एस लगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है ही। राम में भी गो के आगे ई एस लगेगा। वह जाता है उसमें भी ई एस लगेगा। वह जाती है इसमें भी लगेगा, सी गोस। हम प्रतिदिन खेलते हैं, वी प्ले डेली। श्रीमती आर मुखर्जी कोलकाता में रहती है, मिसेज आर मुखर्जी लिव्स इन कोलकाता। तो जितना भी है ना थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं सिंगुलर, उसमें आप एस या ई एस लगा दीजिएगा, आंख बंद करके लगा दीजिएगा, उसमें कोई भी टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, आई के साथ मत लगा दीजिएगा एस ई एस, क्योंकि ये क्या है? आई प्लूरल है ना भाई। अब यहाँ पे देखिए, हम कानपुर में रहते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि हम सहरसा में रहते हैं, हम पटना में रहते हैं, तो क्या बोलिएगा? वी लिव एट कानपुर, वी लिव एट सहरसा, वी लिव एट जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे। धावक बहुत तेज़ दौड़ते हैं, स्प्रिंटर्स रन वेरी फास्ट।
स्प्रिंटर्स का मतलब होता है धावक, यानी जो दौड़ता है उसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंटर्स। स्प्रिंटर्स रन वेरी फास्ट। रन क्या है? वर्ब है। तो क्या है? स्प्रिंटर्स रन वेरी फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ता है। सूर्य शाम को अस्त होता है। द सन सेट्स इन द इवनिंग। ओके, द सन सेट्स इन द इवनिंग। सन, यहाँ पे एस क्यों लगा? यहाँ पे सेट्स क्यों लगा? क्या है? द लगा है ना, प्लूरल है क्या? नहीं है ना, तो ये लिखेंगे आप द सन सेट्स कहाँ? इन द इवनिंग। कब अस्त होता है सूर्य? इवनिंग में होता है, तो द सन सेट्स इन द इवनिंग। आप एक अच्छे विद्यार्थी है। यू आर अ गुड स्टूडेंट। ओके। लड़की नाचती है और लड़का वाद्य यंत्र बजाता है। लड़की डांस करती है। द गर्ल डांसेस एंड द बॉय प्लेज ऑन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे एस यही एस लगा ना, गर्ल डांसेस हो गया, क्योंकि क्या है? ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। तो गर्ल डांसेस एंड द बॉय क्या कर रहा है? लड़का प्लेज ऑन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। प्ले क्या कर रहा है? प्लेज ऑन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। द गर्ल डांसेस एंड द बॉय प्लेज, ऐसा लग गया। ऑन द किस क्या बजा रहा है? लड़का वाद्य यंत्र बजा रहा है, ऑन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह से इतना समझ में आ गया। तो अब दूसरा देखते हैं। अभी जो है हम लोग प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य देखेंगे। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, ये सेंटेंस देखेंगे। आप जानते हैं कि अंग्रेजी के किसी भी सामान्य वाक्य के हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद से उठाकर वाक्य में प्रारंभ में लगा देने पे वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। ये याद करना थोड़ा सा कि प्रश्नवाचक जो इंट्रोगेटिव है बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि अंग्रेजी के किसी भी सामान्य वाक्य के हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद से उठाकर वाक्य के प्रारंभ में लगा देने पे वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। इसी प्रकार सामान्य वाक्य के मध्य लगे हेल्पिंग वर्ब और मुख्य वर्ब के मध्य नोट लगा देने पे वो नकारात्मक वाक्य बन जाता है। परंतु ऊपर के 12 वाक्यों में देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा जूम करो ताकि लोगों को दिखे। यहाँ पे देखिए, परंतु ऊपर के 12 वाक्यों में कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सामान्य वाक्यों में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। ये याद रखिएगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ मत करिएगा। इस समस्या का समाधान है, ये है डू या डज का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी बनाते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसमें डू और डज लगता है। ये तो बच्चा को पता है। इस वर्ग के उन वाक्यों में जिनमें मुख्य क्रिया में एस या ई एस जुड़ता है, डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। जिन वाक्यों के मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं जुड़ता, उनमें डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि मैं, आप, हम, वे। थोड़ा सा स्थिर रखो ना रे कैमरा को। आई, यू, वी, दे और अन्य सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग होता है। किस किस के साथ डू लगता है ये थोड़ा सा जूम करके बता दीजिए स्टूडेंट्स को। जो आई है ना हमारा, आई, यू है ना, वी है ना, दे है ना, इस सब के साथ डू लगेगा। और वह, या, ही, सी, इट, किसी के भी नाम अथवा सिंगुलर के साथ डज का यूज़ होगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या तुम अपना काम रोज करते हो? देखो, डू यू डू योर वर्क डेली, प्रश्नवाचक चिन्ह। यू डू योर वर्क डेली यानी तुम अपना काम रोज करते हो। तो क्या तुम अपना काम रोज करते हो, तो डू यहाँ लग जाएगा। डू यू डू योर वर्क, आपका काम डेली। ओके। क्या अभिनव ठंडा पेय पसंद करता है? डज। अभिनव के साथ डज क्यों लगा? क्योंकि एक थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ डज लगाएंगे। डज अभिनव लाइक कोल्ड ड्रिंक्स? क्या अभिनव जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स पसंद करता है? तो डज अभिनव लाइक कोल्ड ड्रिंक्स। क्या तुम्हारी घड़ी ठीक समय देती है? डज योर क्लॉक कीप राइट टाइम? योर के साथ भी डज लगेगा,
याद रखिए। डज योर क्लॉक, जो तुम्हारी घड़ी है, कीप राइट टाइम देती है। डज योर क्लॉक कीप राइट टाइम। ओके। क्या तुम दिल्ली में रहते हो? डू यू लिव इन दिल्ली? क्या मोहन तुम्हारे घर आता है? डज मोहन कम टू योर हाउस? क्या मोहन तुम्हारे घर आता है? डज मोहन कम टू योर हाउस? ओके। शारदा स्कूल नहीं जाती है। शारदा डज नॉट गो टू स्कूल। ये क्या, ये जो दिखा रहे हैं हम, ये छठा नंबर वाला, ये क्या इंट्रोगेटिव है? नहीं, ये है नेगेटिव। शारदा डज नॉट गो टू स्कूल। ओके। तुम अपनी माँ की अच्छी तरह सेवा नहीं करते हो। यू डू नॉट सर्व योर मदर वेल। यू डू नॉट सर्व योर मदर वेल। क्या वह मेहनत नहीं करता है? डज ही नॉट वर्क हार्ड। डज ही के साथ डज ही नॉट वर्क हार्ड। क्या वह मेहनत नहीं करता है? डज ही वर्क हार्ड, यानी क्या वह मेहनत करता है। लेकिन अगर यहीं पे अगर निगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों को मिक्स कर दिया जाए कि क्या वह मेहनत नहीं करता है, तो डज ही नॉट वर्क हार्ड, डज ही नॉट वर्क हार्ड, नॉट लगा देंगे। क्या भाग्य मेहनती का भी साथ नहीं देता? ओके। कितना अच्छा चीज़ बोला है कि क्या भाग्य मेहनती का भी साथ नहीं देता है। डज लक नॉट फेवर इवन द लेबोरियस। डज लक, जो लक यानी भाग्य, नॉट फेवर, डज लक नॉट फेवर इवन द लेबोरियस। लेबोरियस यानी मेहनती। तो क्या होगा, क्या भाग्य मेहनती का साथ नहीं देता है? तो डज लक, लक यानी भाग, डज लक नॉट, जो है आपका भाग्य यानी ये, उसके बाद नॉट लगा देंगे यहाँ से। डज लक नॉट फेवर यानी उसका साथ, डज लक नॉट फेवर इवन द, इवन यानी के साथ, फेवर इवन द लेबोरियस। ओके। क्या मेरी घड़ी ठीक समय नहीं देती है? डज नॉट माई क्लॉक कीप राइट टाइम। डज नॉट माई क्लॉक, मेरी जो घड़ी है, कीप राइट टाइम। उपरोक्त में प्रथम 5 वाक्य सामान्य प्रश्नवाचक वाक्य है जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। 6 और 7 नंबर के वाक्य नकारात्मक हैं। ओके। और अंतिम 3 वाक्य में प्रश्न को नहीं लगाकर नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में पूछा गया है। ये भी ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य है जिसका उत्तर हाँ अथवा ना में नहीं हो सकता। अनेक बार हम कब, कहाँ, कैसे, कितने आदि दर्जनों प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। किसी भी सामान्य प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब के पहले व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी, वाह मच जैसे प्रश्नवाचक शब्द लगाकर आवश्यकता अनुसार प्रश्नवाचक वाक्य आप स्वयं तैयार कर सकते हैं। तो इसको एक बार रिवीजन करा देते हैं। क्या तुम अपना काम रोज करते हो? डू यू डू योर वर्क डेली? डज अभिनव लाइक कोल्ड ड्रिंक्स? डज योर क्लॉक कीप राइट टाइम? क्या डज योर क्लॉक कीप राइट टाइम? डू यू लिव इन दिल्ली? क्या तुम दिल्ली में रहते हो? डज मोहन कम टू योर हाउस? क्या मोहन तुम्हारे घर आता है? डज मोहन कम टू योर हाउस? शारदा डज नॉट गो टू स्कूल। यू डू नॉट सर्व योर मदर वेल। डू ही नॉट वर्क हार्ड? डज लक नॉट फेवर इवन द लेबोरियस। तो ये वाला जो 9वां है ना, इसको एक बार और करना कि डज लगाइएगा, फिर लक लगाइएगा। डज लक नॉट फेवर इवन द लेबोरियस यानी मेहनती। डज माई क्लॉक, मेरी जो घड़ी है, कीप राइट टाइम, क्या मेरी घड़ी सही समय? डज माई क्लॉक कीप राइट टाइम। यहाँ पूछ रहा है क्या तुम्हारी घड़ी ठीक समय देती है? डज योर क्लॉक कीप राइट टाइम। तो यहाँ का मेरी घड़ी ठीक समय नहीं देती है, तो डज नॉट माई क्लॉक कीप राइट टाइम, नहीं देती है। तो ये चीज़ था आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा बार बार।
अब दूसरा वीडियो जो है वो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे बनाऊंगा। थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये जो वाक्य बतलाते हैं कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है बल्कि हो रहा है। हिंदी के इन वाक्य के अंत में रहा है, रही हूँ, रहे हैं, ये सब होता है तो उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अंग्रेजी के इस प्रकार के वाक्य में सिंगुलर के साथ इज़ आर एम सहायक क्रिया के रूप में लगता है। इज़ आर एम कौन से टेंस में लगता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। ये याद रखिएगा हमेशा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर लगता है। इसमें मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है। कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य बनाना तो और भी आसान है, क्योंकि इज एम आर और एम के रूप में हेल्पिंग वर्ग हमें सामान्य वाक्य में ही मिल जाता है।